आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन में समूह के देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को किया स्वीकार। भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ G20 समूह का स्थायी सदस्य बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोगों और पशुओं में होने वाले लंपी रोग के प्रबंधन के उपायों की समीक्षा की। गोवंश के भरण पोषण के लिए धनराशि बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन करने का दिया निर्देश। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में अमृत कलश में पवित्र मिट्टी एकत्र करने का अभियान जारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा होने से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश जारी रहने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के 18वें शिखर सम्मेलन में कल नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार कर दिया गया। इसमें समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए कार्रवाई तेज करने और भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान अधिक मात्रा में चिकित्सा आपूर्ति तैयार रखने के उपायों पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार विषय पर आधारित सम्मेलन के दूसरे सत्र में यह जानकारी दी। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि घोषणा पत्र में अस्थायी भविष्य के लिए पर्यावरण अनुकूल विकास समझौता शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और दुष्प्रभावों की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सबसे गंभीर खतरों में से एक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय विचार विमर्श के दौरान हासिल उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। नई दिल्ली घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताओं पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल विकास समझौते पर सभी देशों का योगदान महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है। उन्होंने कहा कि 83 अनुच्छेदों वाले नई दिल्ली घोषणा पत्र पर पूरी तरह आम सहमति रही है, जो बेजोड़ वैश्विक सहमति को दर्शाती है। इससे पहले सुबह सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया। एक पृथ्वी विषय पर आधारित उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में संचारी रोगों की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर साल अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ विशेष अभियान चलाया जाता है। श्री योगी ने कहा कि आगामी अक्टूबर माह में इस अभियान का नया चरण शुरू होगा। उन्होंने संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सामने इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण और कोविड प्रबंधन के 2 मॉडल हैं, जो संचारी रोग अभियान में हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने 15 नवंबर तक के समय को संचारी रोगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। श्री योगी ने कहा कि हाल के दिनों में कई जिलों में डेंगू के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में सरकारी अस्पतालों में डेंगू की जांच की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
श्री योगी ने पशुओं को होने वाले लंपी रोग से बचाव के उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में लंपी रोग के फैलाव को रोकने के लिए मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल पशु मेलों के आयोजन स्थगित रखे जाएं और अंतर्राज्यीय पशु परिवहन पर पाबंदी रहे। श्री योगी ने कहा कि लंपी वायरस से बचाव के लिए पशु टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने बेसहारा गोवंश स्थलों और गोवंश सेवा कर रहे परिवारों को गोवंश के भरण पोषण के लिए 50 रुपये प्रति गोवंश रोजाना दिए जाने का निर्देश दिया। इससे पहले गोवंश सेवा के लिए यह राशि 30 रुपये प्रति गोवंश मिल रही थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गांव-गांव से पवित्र मिट्टी को अमृत कलश में एकत्र करने का अभियान जारी है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल वाराणसी के हरहुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुर्दाहा में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम वीर जवानों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर जिले के पटवाई में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश में पवित्र मिट्टी एकत्र करने के अभियान में शामिल हुए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल आगरा में भाजपा के ब्रज क्षेत्र के पार्षदों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण शिविर में कुल 7 सत्र होंगे। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। उन्होंने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण शिविर के तीसरे सत्र को प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के पार्षदों को पार्टी की कार्यप्रणाली, संवाद और संपर्क की भूमिका से अवगत कराया। राज्य में स्थानीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश जल परिवहन प्राधिकरण बनाया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में चौधरी चरण सिंह घाट पर जटायु क्रूज बोट के संचालन की शुरुआत करने के बाद कल लोगों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल परिवहन के जरिए स्थानीय और कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गंगा, राप्ती और सरयू नदियों में क्रूज का संचालन किया जाएगा। बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से अयोध्या तक श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह जानकारी हरैया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजय सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए वे मुख्यमंत्री से मिले थे, जिस पर श्री योगी ने सहमति जताते हुए जिलाधिकारी को श्री राम अवतरण कॉरिडोर की निर्माण लागत सहित जरूरी ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि इस क्रम में जिलाधिकारी की ओर से आवश्यक विवरण के साथ रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। मानसून के सक्रिय होने के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जनपदों में वर्षा दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और धान की फसल को फायदा पहुंचा। अधिकांश जिलों में कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह 8:30 बजे तक पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक 109.4 मिलीमीटर वर्षा झांसी में हुई, जबकि पूर्वी यूपी में सर्वाधिक 70.4 मिलीमीटर बारिश बहराइच के कैसरगंज में दर्ज की गई। मानसून की सक्रियता को देखते हुए आज भी प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस दौरान बुंदेलखंड और राज्य के मध्यवर्ती हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है। कल से प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने के आसार हैं। राज्य के परिषदीय प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया 12 से 20 सितंबर के दौरान पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस बारे में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जौनपुर जिले में परिषदीय विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण में 82 अध्यापक अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
3 अध्यापकों को निलंबित किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन में समूह के देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को किया स्वीकार। भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ G20 समूह का स्थायी सदस्य बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोगों और पशुओं में होने वाले लंपी रोग के प्रबंधन के उपायों की समीक्षा की। गोवंश के भरण पोषण के लिए धनराशि बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन करने का दिया निर्देश। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में अमृत कलश में पवित्र मिट्टी एकत्र करने का अभियान जारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा होने से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश जारी रहने का जताया अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।